अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने पेट्रार्क इटालियन पीरियड को डिस्कस करना है वंस अगेन। इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी have been discussing Boccaccio and Dante, and the topic of today's lecture is Petrarch, and इसमें हम देखेंगे कि how Chaucer was influenced from the work of the Petrarch. So Petrarch, the most famous influential work is कैंजी। और पेट्रार्क ने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कलेक्शन लिखी थी, कलेक्शन ऑफ 366 पोएम्स, उस कलेक्शंस को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उस कलेक्शन ऑफ पोएम को कैन जूनियर कैन जूनियर के नाम से इस कलेक्शन को जाना जाता है, जिसमें हमारे पास 366 पोएम 366 पोएम्स थे, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इसमें आते हैं। एंड इसमें ये जो पोएम्स थे ये मोस्टली सोनेट्स थे, मोस्टली सोनेट, ये सोनेट्स थे। एंड एड्रेस्ड हिज आइडियलाइज्ड लव बिलविड लूरा। यहाँ पर जो उसकी जो बिलविड थी, जो जिससे पेट्रार्क मोहब्बत करता था, LAURA लूरा, उसके लिए उसने लिखे हुए थे। द कैंजोनेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कंटेन, ये जो था ये हमारे पास टू पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास तकरीबन 263 पोएम्स हैं, रिटन बिफोर द लूरा डेथ। इसके डेथ से पहले इसको लिखे गए थे। और द सेकेंड पार्ट जो था इसका, अगर हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट द second part means after the death, so it is written after her death. So the canzoniere is a masterpiece of a lyric poetry. It expresses Petrarch's intense and complex emotions. ये express करता है, it expresses Petrarch intense love emotions, intense love and complex इमोशन की डिपिक्शंस हैं पेट्रार्क के, complex इमोशंस। और इसके साथ साथ रेंजिंग फ्रॉम जॉय टू एंड होप टू ग्रीफ एंड डेस्पेयर। तो यहाँ पर इन अ रिफाइंड एंड एलिगेंट स्टाइल, Petrarch was influenced by classical and medieval authors such as Virgil. पेट्रार्क खुद भी इन्फ्लुएंसर, पेट्रार्क के जो इन्फ्लुएंसर थे उसमें हमारे पास वर्जिल जो क्लासिकल था, और ओविड भी था। इसके अलावा यही इसका कंटेम्प्रेरी डांटे से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था पेट्रार्क। और साथ साथ जो उसका एक और कंटेम्प्रेरी था जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, जिसको हम बोकाशियो के नाम से जानते हैं, बोकाशियो। तो इन बोकाशियो से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था। ही आल्सो रोट other works of poetry, prose and scholarship such as the Africa and epic poem. इसके अलावा कैंजोनियर के अलावा उसने एक और भी एक वर्क लिखा था, एक प्रोज का, स्कॉलरशिप से मतलब पोइट्री प्रोज इसमें सब उसने किए थे। लेकिन उसने एक और एपिक पोएम लिखा हुआ था, एपिक पोएम, और उस एपिक पोएम का नाम जो था वो था अफ्रीका था, एन एपिक पोएम था। और इसमें ये रोमन जर्नैल के बारे में बात करता है, अफ्रीकनेस। इसमें ये रोमन का एक जर्नैल होता है, रोमन जनरल, उसके बारे में जनरल होता है, उसके बारे में ये बात करता है। उसका नाम होता है अफ्रीकनस होता है, उसके बारे में बात करता है। सो वहाँ पर हमें दी सेक्ट्रीटम, अ डायलॉग विद S.T. अगस्टीन अबाउट हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस, इसके बारे में। सो एक्चुअली इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ अ फेमस मैन एंड द फैमिलियर लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ दीज करेस्पॉन्डेंस विद द वेरियस पीपल।
So, if we talk about the theme and perspectives of the Petrarch work, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि फिर आसानी हो आप लोगों को याद करने में themes and perspectives. Perspectives की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर themes and perspectives of the Petrarch work. So Petrarch work and perspectives explores such various aspects of the human nature such as love. यहाँ पर वो लव को एक्सप्लोर करता है, लव, नेचर पर भी बात करता है, और नेचर के अलावा फेम, ब्यूटी को भी वो डिस्कस करता है, फेम को भी डिस्कस करता है, ही डिस्कस फेम, ब्यूटी एंड फॉर्चून को भी वो डिस्कस करता है. Petrarch in his work and talks about virtue and death as well. virtue and death के बारे में भी वो बात करता है अपने काम में. So these are the themes of the Petrarch works. He also examined the culture and historical condition of his time, such as the decline of Pepsi, the rise of city-state. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं लिख लेता हूँ कि डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन, वो बात करता है डिक्लाइन ऑफ द पेप्सी की जो डिक्लाइनेशंस होती हैं वहाँ पर उस दौर में आती है. इट्स इवेंट और द राइज ऑफ द सिटी स्टेट, द राइज ऑफ द सिटी स्टेट के बारे में भी बात करता है. और इसके अलावा द प्लेग जो उस आया हुआ था, द ब्लैक डेथ आया है, तो प्लेग के बारे में भी वो जिस तरह से डेकामरन में हमने पढ़ा था. और इसके अलावा जो वॉर्स चल रहे थे उस दौर में, वॉर्स को भी अपने पॉइंट बनाता है, अपना एक थीम बनाता है अपने काम का. ही एडॉप्टेड अ ह्यूमनिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच to his subjects, emphasizing the dignity and potential of human beings as well as their limitations and weaknesses. He also employed a variety of literary डिवाइस पर बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइस को भी वो इस्तेमाल करता है यहाँ पर अपने काम में. अ लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइस आर यूज्ड. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एलेगरी, जो एक फेमस थीम था, एक फेमस टेक्निक डिवाइस थी उन दिनों लिटरेचर की, एलेगरी. इसके अलावा सिम्बॉलिज्म, जो हमें डांटे के वर्क में भी, पेट्रार्क के वर्क में भी और बोकाशियो के वर्क में भी, और यही भी चीज़ें हमें चौसर के वर्क में भी देखने को मिलती है. इसके अलावा इंटरटेक्सचुअलिटी पर भी उन्होंने बात की थी. इंटरटेक्सचुअलिटी, तो ये भी था, इंटरटेक्सचुअलिटी भी था. और इसके अलावा मेटाफिक्शन टू इनरीच हिज नैरेटिव, मेटाफिक्शंस उसने डिस्कस किया था. मेटाफिक्शन, इसलिए मेटाफिक्शन यूज़ किया था ताकि इनरीच कर सके अपने नैरेटिव्स को और कमेंट कर सके ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर इटसेल्फ. तो अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, पेट्रार्क की कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेट्रार्क वर्क, पेट्रार्क कंट्रीब्यूटेड to the development of the Italian language as well as to the culture and political identity. तो एक तो उसने डेवलपमेंट में लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज में के लिए काम किया था. दूसरी जो पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी थी इटली की, इटालियन आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी या कल्चर आइडेंटिटी थी, तो कल्चर आइडेंटिटी पर भी उसमें उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, उसने डेवलप किया था. बिकॉज ही आल्सो लेड द फाउंडेशंस, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, द फाउंडिंग फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म ऑफ द रेनेसांस. क्योंकि उसने क्या किया था, बाय रिवाइविंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्लासिकल सोर्स, बाय प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड बाय सेलिब्रेटिंग द dignity and potential of the human beings. He also influenced many writers, artists and thinkers throughout the history, such as Chaucer, Shakespeare, Spencer, Sidney, Milton, वर्ड्सवर्थ एंड शेले. इन सब को भी उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ था. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेट्रार्क ऑन चॉसर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डीप था. Chaucer was deeply influenced by the Petrarch, by Petrarch, who was one of the first to introduce the sonnet form into English. अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सॉनेट्स की, पेट्रार्क सॉनेट की. तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सॉनेट्स को, तो हमारे पास दो तरह के सॉनेट्स हैं. एक को हम कहते हैं पेट्रार्क सॉनेट, पेट्रार्कियन सॉनेट,
और दूसरे को हम कहते हैं इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो यहाँ पर पेट्रार्क का जो सोनेट है वो तो हमारे पास, अब हमें पता है कि सोनेट कौन से फॉर्म पोएम को कहते हैं। 14 लाइन्स पोएम्स को कहा जाता है जिसकी थीम लव, नेचर एक्सेट्रा ये होती हैं। तो पेट्रार्क में की डिविजन्स 8 लाइन्स जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, फर्स्ट 8 लाइन्स को, एंड देन 6 लाइन्स को सेसेट के नाम से एक्सटेंजा होती है तो उसको कहा जाता है 8, एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 8 एंड 6 लाइन्स स्टेंजा में। जबकि इंग्लिश जो सोनेट है वो क्वाट्रेन में डिवाइड होती है। सो वहाँ पर 3 क्वाट्रेन होती है। अब क्वाट्रेन 4 लाइन स्टेंजा को कहा जाता है। अब यहाँ पर स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा को कहा जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हम अब 12 लाइन, और यहाँ पर एक 2 लाइन्स का एक कपलेट भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 14 लाइन्स बनते हैं। तो ये एक डिफरेंस था द इंग्लिश सोनेट में और द पेट्रार्कन सोनेट में। सो चॉसर ट्रांसलेटेड एंड अडॉप्टेड सम ऑफ द पेट्रार्क वर्क्स। उसने पेट्रार्क के काम को लिया हुआ था, विच इज़ बेस्ड ऑन द पेट्रार्क्स लैटिन वर्जन जो ऑफ बोकाश स्टोरी ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम बोकाश स्टोरी की बात करते हैं क्रिसलीडा की, सो द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल है विच इज़ partially inspired by Petrarch Latin poems on the death of the Lura. So Chaucer was also inspired by Petrarch poetic style, and he uses of the allegory, symbolism, his portrayal of diverse realistic characters, his moral and philosophical insight, his exploration, his philosophical insight, and his exploration of the themes love, beauty, fame, virtue and death. तो यहाँ पर ये पेट्रार्क का काम था, और पेट्रार्क के काम से यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। चौसर का यह दौर था जब वो इटली गया था, और इटली से जब वहाँ पर उन्होंने जब चौसर ने वहाँ पर इन इटालियन पोइट्स को देखा, उनके काम को ऑब्ज़र्व किया। चौसर वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्ज़र्वर। तो उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने इनकी जो थीम्स थे उन सब पर्सपेक्टिव्स थे उनको जज किया। तो वहाँ पर जब वापस पर आया तो चौसर का जो सबसे अहम जो काम था, जिसको हम कैंटरबरी टेल कहते हैं, फिर बाद में इंग्लिश पीरियड में वो प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पर हम चौसर के भी इटालियन पीरियड को हम डिस्कस करेंगे कि इस पीरियड में उसने कौन सा काम डिस्कस किया था और कौन से काम उसने किया। तो चलो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से काम जो थे उसने डिस्कस किए थे, प्रोड्यूस किए थे चौसर ने इटालियन दौर में। तो इटालियन दौर में जो सबसे अगर हम चौसर के काम को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Chaucer's work produced ड्यूरिंग द इटालियन पीरियड। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमारे पास जो तकरीबन हमारे पास 1372 से लेकर 1385 के बीच में है। सो व्हेन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द कंटेम्प्रेरी इटालियन राइटर्स सच एज डांटे, पेट्रार्क, बोकाशो, ड्यूरिंग दिस टाइम ही प्रोड्यूस्ड serious work in the Italian style such as फर्स्ट वर्क जो उसने प्रोड्यूस किया हुआ था वो था द हाउस ऑफ फेम। तो यहाँ पर हम हाउस ऑफ फेम की बात करते हैं, हाउस ऑफ फेम। तो हाउस ऑफ फेम भी उसने प्रोड्यूस किया था। अब हाउस ऑफ फेम क्या था? द हाउस ऑफ फेम वाज इज़ अ ड्रीम विजन। एक्चुअली इट इज़ अ ड्रीम विजन एंड अ सटायर ऑन द नेचर एंड अ सोर्स ऑफ द फेम। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके साथ कि ये एक ड्रीम विजन था। इट इज़ अ ड्रीम vision and it was a satire on on the nature. It was a satire on the nature and source of the fame. It was a satire on the source of the fame. It is based on the work of the Ovid, Virgil, and Dante. It describes the narrative journey of the House of Fame, where he sees a various figure from the history and mythology and meets an eagle. वहाँ पर वो एक eagle से मिलता है, eagle. He meets an eagle, अब eagle who carries him to the house of rumors, जो उसको एक house of rumor है
अब यहाँ पर ईगल उसको हाउस ऑफ रूमर लेके जाता है, द हाउस ऑफ रूमर चला जाता है चौसर। और इसके साथ द वर्क शोज चौसर स्किल्स एंड वर्सिटैलिटी इन adopting and transforming his source as well as his experimentation with different genres, form and themes. It also demonstrates his contribution to the development of English as a literary language as he enriched and expanded its vocabulary, grammar and syntax. तो इसके अलावा फिर हमारे पास इस दौर का जो नेक्स्ट वर्क है वो है हमारे पास द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट ऑफ Fowls, The Parliament of the Fowls, A Dream Vision Once Again and a Love Poem. ये भी हमारे पास एक ड्रीम विजन है, ड्रीम विजन, इट इज़ अ ड्रीम विजन and actually it is a love poem. It is a love poem. ये भी हमारे पास एक love poem है which tells of the mating of flower on St. Valentine's Day, and it's thought to celebrate the betrothal of the Richard II to Anna to the Anna. It is based on the work of Boccaccio. It depicts the narrator visit to the temple of Venice. यहाँ पर जो narrator है वो narrator visit करता है, कहाँ पर visit करता है? Visit to the temple यहाँ पर to the temple of Venice, where he witnesses a debate among three eagles who compete for the love of the female eagle, and the intervention of the nature who allows the female eagles to choose her mate. This work shows Chaucer, the skilled and very the masteries of this work shows कि कैसे जो Chaucer था वो मास्टर था मुख्तलिफ किस्म के लिटरेरी जॉनर्स में, such as romance और रोमांस के साथ allegory एंड फेबल। इसमें उसकी जो मास्टरशिप थी उसको दिखाता है, जिसके आर्टिस्टिक स्किल्स थे चौसर के, वो रिफ्लेक्ट करता है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन द थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ लव। जो थीम यहाँ पर हमें मिलता है लव है, फ्री विल, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल ईगल होती है वो अपने बाय हर ऑन चॉइस अपने उसको चूज़ करती है अपने मेट को। सोसाइटी का जो एक ऑर्डर होता है उसको वो डिकन्स्ट्रक्ट कर लेती हैं। तो इसी इटालियन दौर का जो सबसे अहम जो एक और वर्क है जो ट्रॉयलस, जिसको हम ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर चौसर ने किसी और काम को प्रोड्यूस ना किया होता, अपनी कैंटरबरी टेल को उसने नहीं लिखा होता, तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीड एक ऐसा पोएम था जो फिर भी चौसर का उतना ही नाम करती, उतना ही उसको फेम या उसको फादर ऑफ हम इंग्लिश फिर भी हम कह सकते थे सिर्फ इसी ट्रॉयलस एंड क्रिसीड की वजह से, क्योंकि ट्रॉयलस एंड क्रिसीड एक रोमांस है, एक ट्रेजेडी है। ये क्या है? ये एक रोमांस है, एक ट्रेजेडी है, एक रोमांस, ट्रेजेडी, एंड जो बेस्ट करता है बोकाशियो के एक वर्क पर, बोकाशियो के यहाँ पर मैं लिख लूँ बोकाशियो's वर्क, जिसको फिलोस्ट्रेटा का जो एक काम था उस पर बेस्ट करता है। और इसका जो थीम था ये भी लव था, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लव पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। So it tells the story of the Troilus, a Trojan War prince. यह ट्रॉयलस जो एक प्रिंस होता है, ट्रोजन वॉर का जो एक प्रिंस होता है जिसका नाम होता है ट्रॉयलस, और उसके साथ प्रिंस एंड क्रिसीड अवीडो। तो क्रिसीड वॉज अ वीडो हु फॉल इन लव विद द हेल्प ऑफ पेंडोरस। अब यहाँ पर जो क्रिसीड और ट्रॉयलस के दरमियान लव, दे फॉल इन लव
विद द हेल्प ऑफ द अंकल, जो अंकल होता है उन दोनों क्रिसीड का जो अंकल होता है जिसका नाम पेंडारस होता है, उसकी मदद से। तो पेंडारस क्रिसीड अंकल्स बट आर सेपरेटेड बाय द इवेंट ऑफ द ट्रोजन वॉर, क्योंकि क्रिसीड को एक्सचेंज कर दिया जाता है फॉर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। एंड क्रिसीड बिट्रे करती हैं, धोखा देती हैं ट्रॉयलस को फॉर अनदर लवर, क्योंकि क्रिसीड को एक अनदर और लवर मिल जाता है तो वो ट्रॉयलस को धोखा देती हैं। While Troilus dies in a battle, this work shows Chaucer perfections of the seven-line stanza, later called rhyme royal stanza। अब यहाँ ये जो इस पोएम में इसने सेवन लाइन्स स्टेंजा की बात की थी, सेवन लाइन स्टेंजा, जिसको चौसर ने, जिसको फिर बाद में नाम दिया गया था कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइम रॉयल राइम रॉयल स्टेंजा, क्योंकि इसको फिर बाद में किंग जेम्स फर्स्ट ने अडॉप्ट किया था और इसकी वजह से इसको रॉयल का नाम दे दिया गया था। इट आल्सो एक्सप्लोर द थीम एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लव, फॉर्चून, फेट एंड द ह्यूमन नेचर। तो इस दौर का जो लास्ट वन, जो एक और अहम काम है जिसको लेजेंड ऑफ वुमेन कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक एलेगोरिकल काम है, क्योंकि यहाँ पर चौसर कहता है कि वो एक दिन सोया हुआ था और वहाँ पर उसको नींद आई और उसको वहाँ पर उसको ये कुछ वुमेन से वो है जिसको उसको रिप्रीमेंड कर रहे थे कि उसने रोमाउंट ऑफ रोजेस में वुमेन्स को डिग्रेड किया हुआ था। तो उनको उसको कहा था कि आपकी जो सीन है उसको हम माफ़ करेंगे एक शर्त पर, अगर आप कुछ एक ऐसा पोएम प्रोड्यूस करते जहाँ पर आप औरतों के बारे में उनके उसकी उनकी पॉजिटिवली औरतों को डिस्क्राइब कर दो, तो वहाँ पर फिर हम आपके सीन को फिर हम माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोएम था ये अनफिनिश्ड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी अबाउट द नाइन क्लासिकल हीरोइंस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि क्लासिकल नाइन क्लासिकल हीरोइन जो थी nine classical heroines, so who suffered their loves. It is based on the work of the Boccaccio. It is introduced by a prologue in which the narrator is accused by a god of love and the queens of fairies of slandering women in his previous works, and is ordered to write a legend of good women as a legends of good women. So the work shows Chaucer innovation in introducing the heroic couplet. इसमें क्या किया था कि चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। हीरोइक कपलेट, ही इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट, जिसमें क्या होता है कि टू राइमिंग लाइन्स ऑफ iambic pentameter into English verse. It also reflects his challenge to the stereotypes and conventions of his society, especially regarding the views on women, love, and morality. So I hope this help you to understand some of the aspect of the Chaucer Italian period and works. However, we have just briefly covered these works because they are not as important as the Canterbury Tale. We are going to discuss in detail the Canterbury Tale in our next video. So in the Italian period, we have been discussing Dante's work, Dante's importance, Dante's contribution, एंड इस तरह से फिर हमने बोकाशियो की कंट्रीब्यूशंस को देखा, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके इन्फ्लुएंस को हमने पढ़ा, एंड नाउ पेट्रार्क, और फिर हमने वर्क ऑफ द चॉसर प्रोड्यूस इन द इटालियन पीरियड को देखा। सो ये आपको एक सॉलिड नॉलेज प्रोवाइड कर देगी अबाउट द चॉसर, दैट यू विल बी एबल टू टॉक टू एनी वन और टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द चॉसर। जो इटालियन पीरियड से अगर आपके आपसे किया जाता है या आपको देखने को मिलता है, सो यू वुड बी एबल टू टॉक एंड टू एनालाइज थिंग्स of the Geoffrey Chaucer. So thank you so much for today's lectures.